नमस्कार। काफ़ी दिनों पहले मैंने एक फ़ेसबुक लाइव किया था और हालाँकि फ़ेसबुक लाइव में बहुत लोग नहीं देख पाए, वॉल के ऊपर दिक्कत भी होती है। एक बड़ा विषय जो कि डे टू डे प्रैक्टिस में मैं अपने देखता हूँ, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं, एक नेज़ल स्प्रे है। कुछ इसी तरह का डिवाइस होता है जो इन्हेलर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। लोग साधारण भाषा में इसे पंप कहते हैं, पंप ले लिया है। तो there is a lot of confusion और जब भी whenever we prescribe any patients these nasal spray or inhalers, there is a lot of confusion among patients and they hesitate to take it. वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे ऐसी क्या बीमारी हो गई है कि इन्हेलर और नेजल स्प्रे लेने पड़ रहे हैं। तो इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ हमारे समाज में हो, देश में हो, नॉलेज नहीं होने के कारण सिर्फ चीजें सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान लोग देते हैं और किसी ने कुछ कह दिया बिना तथ्य को, फैक्ट को वेरीफाई किए, दे बिलीव इट एंड दे पास इट टू देयर अदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। तो बार बार मुझे इन बातों को लेकर के समझाना पड़ता है, काफ़ी हद तक बताना भी पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो लोगों के, मेरे पेशेंट्स के डिमांड में ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे देखें और चीज़ों को समझें। पसंद आए तो चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब करें और इसे बाकी लोगों को सुनने का मौका दें। तो सवाल ये है कि इन्हेलर के बारे में इतना कन्फ्यूजन क्या है? दो बातों को लेकर के कन्फ्यूजन होता है। एक तो मैं कि क्या मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है, बड़ी बीमारी हो गई है कि मुझे इन्हेलर या नेजल स्प्रे लेना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि मुझे आदत पड़ जाएगी, ये एक डिपेंडेंसी हो जाएगी, इस तरह का कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे सभी लोगों को मेरा विनम्र निवेदन है कि जो बातें मैं कह रहा, और ये अज्ञानता आती है सबसे बड़ी कि हमारे जीवन से फिलॉसफी खत्म हो गई है। हालांकि फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ फिलोसफर्स को बहुत ऊंचे पदों पर रखा जाता है, काफी उन्हें मान्यता दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ फिलोसफी बिल्कुल खत्म हो गई है। वेदांत हमारे यहाँ का जो ऑफिशियल, जो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, चूंकि ये बातें, कंसेप्ट यहीं से गड़बड़ होता है। अगर आपके सामने चित्र स्पष्ट नहीं हो, इफ यू डोंट हैव द थिंग्स क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू आर कंफ्यूज्ड ऑल द टाइम। आप हमेशा चीजों को दूसरे रूप में देखते हैं, समझते हैं। तो मैं आपका ये प्रयास करूंगा कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो। आपने कभी सोचा है कि हम जो टैबलेट्स लेते हैं, जो दवाइयों का कॉमन फॉर्म, जो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन पे टैबलेट्स लिखे जाते हैं या सिरप लिखे जाते हैं, और ये हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं मुंह के जरिए। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो दवा हमने ली, ये दवा कैसे काम होती है, कैसे काम करती है? हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट फंक्शन, हाउ डज इट एंटर द पर्टिकुलर आपके, मान लीजिए आपके कान में दर्द है और आपने मुंह से दवा खाई, तो हाउ डज इट अफेक्ट्स योर, रिड्यूसेस द पेन ऑफ योर ईयर? तो कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। तो चूंकि ये हमारी बहुत सहज प्रवृत्ति है किसी भी चीज को जन्म से ही मुंह से खाने की, तो दिस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म कॉम्प्लायंस, जो कि बढ़िया होता है, इसलिए दी जाती है इस रूप में दवा। तो आप मुंह से लेते हैं, दवाई जो है आपके स्टमक में जाती है, कुछ दवाइयाँ स्टमक से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं, कुछ जो है वो वहाँ से जो है वो इंटेस्टाइन में जाती हैं, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होती हैं, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होने के बाद वो फिर लीवर पे होते हुए और फिर जो है पूरे शरीर का जो मुख्य जो ब्लड सप्लाई है, दे इंटर इन द ब्लड एंड थ्रू द ब्लड, एज यू ऑल नो, दैट रीचेस द टारगेट ऑर्गन। और इस दरमियान दवाइयाँ उन जगहों पे भी पहुँचती हैं जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है, और उन जगहों पे भी पहुँचती हैं जहाँ उन्हें काम करना है। तो थ्रू द ब्लड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, एंड इन दिस पैटर्न दे वर्क। वहाँ पे पहुँच करके फिर उनका जो भी फंक्शन होता है, चाहे ब्रेन पे काम करना हो, लंग्स पे काम करना हो, आपके ईयर पे, या अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उस पे काम करना हो, तो वहाँ पे वो पहुँचती है। तो मान लीजिए कि कोई एक दवा है एक्स, उसका कॉम्पोजिशन है एक्स, तो उसने आपने लिया टैबलेट के माध्यम से, एब्जॉर्ब होकर के फिर ब्लड में जा करके फिर टारगेट ऑर्गन पे पहुंच करके दवा काम कर रही है। अब मान लीजिए कि थोड़ी सी तकलीफ आपको ज़्यादा है और क्विकर एक्शन हमें चाहिए, क्योंकि ओरल जब हम लेते हैं तो कुछ दवाइयों का कुछ भाग नष्ट भी होता है, जितना एब्जॉर्ब होना है उतना होता नहीं है, कुछ पास आउट कर जाता है, कुछ जो है वो लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, तो अल्टीमेट जो अमाउंट पहुंचता है वो कम पहुंचता है। तो हमें अगर बहुत क्विकर एक्शन चाहिए और क्विक एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो हम उसका उसी एक्स को क्या करते
करते हैं इंट्रामस्कुलर। ये दूसरा कॉमन फॉर्म है जो कि इंजेक्शंस के मार्फत में आपने पहले देखा भी है। हालाँकि कभी एक समय था जहाँ पे कि इंजेक्शन दिए बगैर तो लोगों को सैटिस्फैक्शन नहीं होता था, आज से 30-40 साल पहले। तो जहाँ भी जाते थे वहाँ पे पहले इंजेक्शन दिया जाता था, तो लगता था कि तो ठीक हो गए हैं। तो दिस इज अनदर फॉर्म कि आपके इंट्रामस्कुलर रीजन में इंजेक्शन दिए गए, वहां से दवाई फिर उसी तरह से ऑब्जर्व होती है, ब्लड में जाती है और फिर काम करती है। मान लीजिए और भी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको तुरंत देने पड़ेंगे, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पेशेंट एडमिटेड कंडीशन में है, सलाइन चल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो सीधे इंट्रावेनस, दिस इज अनदर रूट। एक्स दवाई, दवाई वही है, लेकिन देखिए देने का तरीका बदल रहा है, उसका स्वरूप भी बदल रहा है। वो टैबलेट से इंजेक्शन के स्वरूप में आ गया, फिर उसमें आपने इंट्रामस्कुलर दिया, अब जो है थोड़ी सी और ज़्यादा ज़रूरत है, नाउ द पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, नीड अर्जेंट मॉनिटरिंग, नीड अर्जेंट इम्प्रूवमेंट, अर्जेंट एक्शन। तो हमने क्या किया कि उसको सीधे इंट्रावेनस यानी सीधे ब्लड में दे दिया, तो वहाँ से सीधे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई एब्जॉर्प्शन बीच में कोई लफड़ा नहीं, सीधे जो है वो ब्लड में आ गया। अब सवाल ये है कि कई बार उसी एक्स को मान लीजिए हमें कान में, ईयर में ड्रॉप्स के में डालना है, या आईज में डालना है, या स्किन में करना है, तो क्या करेंगे? लोकल एप्लीकेशन, सहज तरीका। ईयर के लिए फिर ड्रॉप्स चाहिए, ड्रॉप्स के मार्फत डालेंगे, आईज में ड्रॉप्स डालेंगे, स्किन में लगाना है उसको ऑइंटमेंट के रूप में लगाएंगे। तो ये देखिए अलग अलग स्वरूप बदलते जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई दिक्कत है और हम ये चाहते हैं कि दवा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में श्वास की नली में होते हुए लंग्स तक पहुंचाने के लिए या तो नेजल आपके पैसेज में हम दें, या फिर हम आपको सीधे आपके लंग्स तक पहुंचाएं। तो इसका फिर तरीका क्या हो सकता है? अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मुझे लोकल एप्लीकेशन में दवा को डिलीवर करना है, तो हम टैबलेट या सिरप या किसी लिक्विड फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ दिया जाए तो आप जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिर्फ हवा हवा है, वहाँ पे देयर आर ओनली गैसेस, इट इज फिल्ड विद गैसेस। सो द ओनली वे वेयर यू वांट टू अप्लाई for local application in your respiratory tract whenever it is needed is in form of gas, gaseous form। और ये जो इनहेलर है ये और कुछ नहीं है, उसी एक्स फॉर्म का स्वरूप बदल गया है, उसे गैसियस रूप में छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में उसे कंप्रेस करके रखा जाता है, जो हवा के माध्यम से, सांस के माध्यम से जब आप खींचते हैं तो वह आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, और वहाँ जा करके तुरंत जो है वो एक्शन उसका होता है, बाकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और तुरंत जो है वो प्रभाव पड़ता है, आपका इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें एज़मा है या हम एज़मेटिक्स हैं, ऐसा नहीं है। एज़मा कुछ भी नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। और कई बार अन्य केसेस में भी जहाँ की थ्रोट इरिटेशन आपका, या ट्रैकिया में या लैरिंक्स में या ब्रोंकियल आपकी ट्रीज में इरिटेशन परसिस्ट कर रहा है, तो उसमें लोकल एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ गैसेस इज ऑल नीडेड। क्योंकि कई बार इसके दो वजह हैं देने की, एक तो क्विकर एक्शन, क्विकर रिलीफ, और दूसरी बात ये कि कई बार अगर हमें लंबे समय तक देना पड़ता है तो हम साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, क्योंकि ये दवा इस रूप में सिर्फ लोकल जहां मुझे ज़रूरत है, आई एम अप्लाइंग ओनली देयर, सो इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स, तो चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स आर लेस। तो वही दवाई के आप देखिए कि स्वरूप बदलते जा रहे हैं, टैबलेट, इंजेक्शन, ईयर ड्रॉप्स, आइस ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स, और अब जो है गैसियस फॉर्म में। तो कंपोजिशन आपका वही है, उसके सिर्फ स्वरूप बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, दवा वही है। इस कंसेप्ट को अगर आप समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार का हेजिटेशन होगा, कोई दिक्कत होगी कि मैं इस रूप में दवा न लूं, ना ही अपने डॉक्टर से आप बहुत ज़्यादा माथा मारेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी। अगर डिपेंडेंसी आपको होनी होगी तो आपको टैबलेट से भी होगा, आपको इनहेलर से भी होगा, अगर आपको लंबे समय तक ज़रूरत है तो इस रूप में भी लेना पड़ सकता है, उस रूप में भी लेना पड़ सकता है। तो ये कन्फ्यूजन बड़ा सा, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि अब ये गड़बड़ियाँ आती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। जो मैंने फिलॉसफी की बात कही थी, थोड़ी सी फिलॉसफी अगर जान जाएंगे, अगर थोड़ा सा दर्शन जान जाएंगे, थोड़ा सा, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि
आपने किसी को देखा है, किसी को गहने पहने हुए, आभूषण पहने हुए, तो कान में पहने हुए गहनों को आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये कानों में जो है वो कुंडल है। नाक में पहने हुए देखेंगे नथुनी है, यहाँ गले में हार है, हाथों में बाला है। लेकिन अगर किसी जौहरी से आप पूछेंगे तो उसे वो यही कहेगा उसके लिए कि ये सब के सब सोना है, तत्व जो है वो गोल्ड है। ओनली द नेम एंड फॉर्म चेंजेस, नथिंग एल्स। तो इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाम और स्वरूप के बदल जाने से आप अगर समझते हैं, फैक्ट को समझते हैं, आप तत्व को समझते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट यू हैव एवर एनी कंफ्यूजन एंड यू एवर हेजिटेट टू टेक द मेडिसिन्स which are prescribed to you in form of either nasal sprays or inhalers. So this is not going to in that fashion cause any dependency, क्योंकि आपके प्रोग्नोसिस यानी आपका बॉडी कितना रिस्पॉन्ड करता है, कितने दिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये कि पूरा का पूरा जो है समय निर्धारित होता है। कितना आप इम्प्रूव करते हैं, आपके सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट कैसे हैं, बाकी एलर्जन से कितने आप अपने आप को बचाते हैं, तो तमाम सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, कितना आप एक्सरसाइज करते हैं, कितना आप डाइट ठीक रखते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं। इसलिए ये कंफ्यूजन में न जाएँ कि हम इनहेलर्स के रूप में लेते हैं तो ये हमें कोई बड़ी या तो बहुत हम एस्थमेटिक हो गए हैं या हम इन लंबे समय तक लेना पड़ेगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो सेम मेडिसिन इन डिफरेंट वेज आर प्रिस्क्राइब्ड डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स, डिपेंडिंग ऑन the organs where or the system where we need it, and how quickly we need the actions, how quickly we need the improvements. So it should be very clear। अगर आप तत्वों को समझते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लियर योर डाउट्स। अगर फर्दर किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस हों, इसके अलावा भी क्वेश्चंस हों, तो आप अपने फीडबैक दीजिए। आई विल डेफिनेटली answer your queries in my next videos. Thank you very much for watching me.